चैप्टर 8 बाधाओं को पार करना। एक बार लोग पढ़ लें और उनमें पैसे की समझ आ भी जाए तो भी फाइनेंशियल आजादी हासिल करने के लिए उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे 5 कारण हैं जिनके कारण पैसे की समझ रखने वाले लोग अपने एसेट वाले कॉलम को ज्यादा नहीं बढ़ा पाते। एसेट वाला कॉलम जिससे बहुत सारा कैश फ्लो आता है, एसेट वाला कॉलम जो उन्हें अपने सपने की जिंदगी जीने का मौका देता है और अपने बिल चुकाने के लिए हरदम काम करने के झंझट से आजादी दे सकता है। ये 5 कारण हैं। 1 डर, 2 सनकीपन, 3 आलस, 4 बुरी आदतें और 5 जिद। कारण नंबर 1 पैसा खोने के डर से पार पाना। मैं कभी किसी ऐसे इंसान से नहीं मिला जिसे पैसे का नुकसान अच्छा लगता हो, और मैं कभी किसी ऐसे अमीर आदमी से भी नहीं मिला जिसने कभी भी पैसे का नुकसान न उठाया हो। पर मैं ऐसे बहुत से गरीब लोगों से मिला हूं जिन्होंने एक भी पैसा नहीं खोया है इन्वेस्टमेंट में। पैसा खोने का डर नेचुरल है, यह हर आदमी को होता है, अमीरों को भी। पर यह डर प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आप इस डर का सामना किस तरह से करते हैं, पैसा खोने के बाद सिचुएशन से किस तरह से डील करते हैं, आप नाकामयाबी को किस तरह से लेते हैं। और यह आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जिंदगी में सिर्फ पैसे के बारे में नहीं बल्कि हर चीज के बारे में सही है। एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी में बेसिक फर्क यही होता है कि वे इस डर से किस तरह मुकाबला करते हैं। डरने में कोई बुराई नहीं है। पैसे के मामले में डरपोक होना भी कोई बुरी बात नहीं है। आप अब भी अमीर हो सकते हैं। हम सभी कुछ मौकों पर बहादुर होते हैं और कुछ मौकों पर डरपोक। मेरे दोस्त की पत्नी एक इमरजेंसी रूम की नर्स है। जब भी वो खून देखती है तो वो तुरंत काम में जुट जाती है। जब भी मैं इन्वेस्टमेंट का जिक्र करता हूं वो भाग जाती है। जब मैं खून देखता हूं तो मैं भागता नहीं, मैं बेहोश हो जाता हूं। मेरे अमीर डैडी पैसे के नुकसान के डर या फोबिया को समझते थे। कुछ लोग सांप से डरते हैं, कुछ लोग पैसा गंवाने से डरते हैं। दोनों ही फोबिया हैं। उनका कहना था, पैसा गंवाने के बारे में उनका सुझाव यह छोटी सी लाइन थी, अगर आप रिस्क से घबराते हैं और चिंता करते हैं तो जल्दी शुरू कर दें। इसलिए बैंक तभी बचत यानी सेविंग्स की आदत डालना चाहती है जब आप छोटे होते हैं। अगर आप कम उम्र में शुरू करते हैं तो आपके लिए अमीर होना ज्यादा आसान होगा। मैं इस बारे में ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं कहूंगा, पर 20 साल की उम्र में सेविंग शुरू करने वाले और 30 साल की उम्र में सेविंग शुरू करने वाले लोगों में बहुत बड़ा फर्क होता है, बहुत ही बड़ा फर्क। कहा जाता है कि दुनिया के अजूबों में से एक है कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत। मैनहट्टन आइलैंड की परचेज दुनिया के महान डील्स में से एक मानी जाती है। न्यूयॉर्क को $24 में खरीदा गया था, पर अगर उस $24 को 8% एनुअल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट कर दिया जाता तो वही $24 1995 के अंत तक $28 ट्रिलियन से ज्यादा हो गए होते। मैनहट्टन को 1995 की रियल एस्टेट की कीमतों पर दोबारा खरीदा जा सकता था और इसके बाद भी इतना पैसा बच जाता कि लॉस एंजलिस का ज्यादातर हिस्सा खरीदा जा सके। मेरा पड़ोसी एक बड़ी कंप्यूटर कंपनी के लिए काम करता है। वो 25 सालों से वहां पर है। अगले 5 सालों में वो कंपनी छोड़ देगा और उसके 401 के रिटायरमेंट प्लान में $40 लाख जमा होंगे। ये मेनली फास्ट ग्रोइंग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए गए हैं जो बाद में बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में बदल लिए जाएंगे। जॉब छोड़ते वक्त उसकी उम्र सिर्फ 55 साल होगी और उसके पास $3 लाख से ज्यादा की पैसिव इनकम होगी जो कि उसकी सैलरी से ज्यादा होगी। अगर आप हारने या रिस्क लेने से डरते हैं तो यह भी किया जा सकता है, पर अगर आपको जल्दी ही इसकी शुरुआत करनी होगी और एक रिटायरमेंट प्लान तो बनाना ही होगा और आपको इन्वेस्ट करने से पहले भी एक भरोसेमंद फाइनेंशियल प्लानर की सर्विस लेनी होगी। पर अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है या आप जल्दी रिटायर होना चाहते हैं तो आप किस तरह पैसे खोने के डर का सामना करते हैं? मेरे गरीब डैडी ने कुछ नहीं किया। वे सिर्फ इस टॉपिक को टालते रहे और इस बारे में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हुए। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी का सुझाव था कि मैं टेक्सास के लोगों की तरह की मानसिकता रखूं। मैं टेक्सास और वहां के लोगों को पसंद करता हूं। उनका कहना था,
टेक्सास में हर चीज बड़े पैमाने पर होती है। जब टेक्सास के लोग जीतते हैं तो वो बड़ी जीत होती है, और जब वे हारते हैं तो वो हार भी कमाल की होती है। वे हारना पसंद करते हैं? मैंने पूछा। मेरे कहने का यह मतलब नहीं है, कोई भी हारना पसंद नहीं करता। मुझे एक हारा हुआ खुश आदमी दिखा दो और मैं तुम्हें बता दूंगा कि हार ऐसी होती है, अमीर डैडी ने कहा। मैं रिस्क, रिवॉर्ड और फेलियर के बारे में टेक्सास के लोगों के नजरिए के बारे में बात कर रहा हूं। वे जिंदगी के बारे में इस तरह से सोचते हैं। वे बड़े स्केल पर जीते हैं। वे यहां के ज्यादातर लोगों की तरह नहीं जीते, जो पैसे के मामले में बिल्कुल कॉकरोच की तरह होते हैं। जब कोई उन पर रोशनी डालता है तो कॉकरोच घबरा जाते हैं। अमीर डैडी समझाते रहे। मुझे टेक्सास का नजरिया सबसे ज्यादा पसंद है। जब वे जीतते हैं तो उन्हें खुद पर गर्व होता है, और जब वे हारते हैं तो भी वे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। टेक्सास में एक कहावत है, अगर आपको दिवालिया होना है तो बड़े पैमाने पर हुआ जाए। आप डुप्लेक्स के लिए दिवालिया हो जाएं, इसके बारे में कोई बड़ी शेखी नहीं बोली जा सकती। यहां पर ज्यादातर लोग हारने से इतना ज्यादा डरते हैं कि उनके लिए दिवालिया होने के लिए डुप्लेक्स भी नहीं होता। वे माइक और मुझे लगातार ये बताया करते थे कि फाइनेंशियल फेलियर का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि लोग खेल को बहुत ज्यादा सेफ और बचकर खेलते हैं। लोग हारने से इतना ज्यादा डरते हैं कि वे हार जाते हैं। ये उनके शब्द थे। फैन टार्केंटन, जो कि एक वक्त का महान NFL क्वार्टरबैक था, उसने इस बात को दूसरी तरह से कहा है, जीतने का मतलब है हारने से नहीं डरना। मेरी अपनी जिंदगी में मैंने यह पाया है कि जीत हमेशा हार के ठीक बाद आती है। जब मैंने आखिरकार मोटरसाइकिल चलाना सीखा तो उसके पहले मैं कई बार गिरा। मैं आज तक किसी गोल्फर से नहीं मिला हूं जिसने कोई गोल्फ बॉल न गुमा दी हो। मैं आज तक ऐसे प्रेमियों से भी नहीं मिला हूं जिनका दिल कभी न टूटा हो, और आज तक कभी ऐसे अमीर आदमी से भी नहीं मिला हूं जिसने कभी पैसा न गवाया हो। तो ज्यादातर लोग फाइनेंशियल तौर पर इसलिए नहीं जीत पाते क्योंकि उन्हें अमीर होने की खुशी से पैसा खोने का दर्द कहीं ज्यादा होता है। टेक्सास में एक और कहावत है, हर आदमी स्वर्ग जाना चाहता है पर मरना कोई नहीं चाहता। ज्यादातर लोग अमीर होने का सपना देखते हैं पर पैसा खोने के विचार से कांप जाते हैं, इसीलिए वे कभी स्वर्ग नहीं पहुंच पाते। अमीर डैडी माइक और मुझे टेक्सास में अपनी ट्रिप्स के बारे में कहानियां सुनाया करते थे। अगर आप सचमुच ये सीखना चाहते हैं कि रिस्क को, हार और फेलियर को किस तरह से संभाला जाए, तो सैन एंटोनियो जाकर अलेमो को देखो। अलेमो उन बहादुर लोगों की महान कथा है जिनके पास सक्सेस की कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी ये जानते हुए उन्होंने लड़ने का ऑप्शन चुना। उन्होंने समर्पण करने के बजाय मरने का ऑप्शन चुना। यह पढ़ने लायक मोटिवेशनल स्टोरी है। वैसे ये एक दुखद मिलिट्री की हार है। वे आखिरकार फेल हुए, वे हार गए। तो टेक्सास के लोग किस तरह फेलियर का सामना करते हैं? वे अब भी चिल्लाते हैं, अलेमो को याद रखो। माइक और मैंने ये कहानी कई बार सुनी। जब भी अमीर डैडी किसी बड़े डील को करने वाले होते थे और वे नर्वस होते थे, तब वे हमें यह कहानी सुनाया करते थे। जब भी वे काफी मेहनत कर चुके होते और या तो मामला सही हो जाता था या बिगड़ जाता था, तब वे हमें यह कहानी सुनाया करते थे। हर बार जब वे गलती करने या पैसा गंवाने से डरते थे, तब वे हमें यही कहानी सुनाया करते थे। इससे उन्हें ताकत मिलती थी, क्योंकि यह कहानी उन्हें याद दिलाती थी कि किस तरह पैसे के नुकसान को फाइनेंशियल जीत में बदला जा सकता है। अमीर डैडी जानते थे कि फेलियर उन्हें ज्यादा मजबूत और स्मार्ट बनाएगी। ऐसा नहीं था कि उन्हें हारना पसंद था या वे हारना चाहते थे। वे सिर्फ इतना जानते थे कि वे कौन थे और वे किस तरह हार का सामना करेंगे। वे नुकसान उठा लेंगे और फिर उसे जीत में बदल देंगे। यही उन्हें एक विनर बनाता था और दूसरों को लूजर। इससे उन्हें रिस्क उठाने के लिए अपनी लिमिट से आगे जाने की हिम्मत मिलती थी, जबकि बाकी लोग उस सीमा के पार नहीं जा पाते थे। इसलिए मैं टेक्सास के लोगों को इतना पसंद करता हूं। उन्होंने एक बड़े फेलियर को लिया और उसे एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में बदल लिया, जिससे करोड़ों की इनकम हो रही है। पर उनके सबसे गहरे शब्द शायद ये हैं, टेक्सास के लोग अपनी हार को दफनाते नहीं हैं,
वे उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। वे अपने हार को लेकर उन्हें नारों में बदल देते हैं। हार टेक्सास के लोगों को जीतने के लिए मोटिवेट करती है, पर यह फॉर्मूला सिर्फ टेक्सास के लोगों का ही फॉर्मूला नहीं है, यह सभी जीतने वालों का फॉर्मूला है। जैसा मैंने कहा कि मोटरसाइकिल से बार बार गिरना गाड़ी चलाना सीखने के प्रोसेस का हिस्सा था। मुझे याद है कि गिरने के बाद मुझ में गाड़ी चलाना सीखने के लिए ज्यादा पक्का इरादा आ गया था। मेरा इरादा गिरने से कम नहीं हुआ था। मैंने यह भी कहा है कि मैं कभी किसी ऐसे गोल्फर से नहीं मिला जिसकी बॉल कभी गलत नहीं गई हो। किसी टॉप के प्रोफेशनल गोल्फर के लिए बॉल खोना या टूर्नामेंट हारना उसे ज्यादा बेहतर बनने, कड़ी मेहनत करने और ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए मोटिवेट करता है। इससे वे ज्यादा बेहतर बनते हैं। जीतने वालों के लिए हार एक इंस्पिरेशन बन जाती है, हारने वालों को हार बर्बाद कर देती है। जॉन डी रॉकफेलर के शब्दों में, मैं हमेशा हर मुश्किल को मौके में बदलने की कोशिश करता था, और जापानी अमेरिकी होने के नाते मैं भी यही कह सकता हूं। कई लोग कहते हैं कि पर्ल हार्बर अमेरिकी गलती थी। मैं कहता हूं कि यह जापानी गलती थी। टोरा टोरा फिल्म में एक संयमित जापानी एडमिरल खुशियां मना रहे अपने नीचे काम करने वालों से यह कहता है, मुझे डर है कि हमने एक सोते हुए राक्षस को जगा दिया है। पर्ल हार्बर को याद करो। एक नारा बन गया। यह अमेरिका की सबसे बड़ी हार में से एक था, फिर भी इसके कारण उसे जीतने की इंस्पिरेशन मिली। इस बड़ी हार से अमेरिका को ताकत मिली और अमेरिका जल्दी ही दुनिया में एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर कर सामने आया। हार जीतने वालों का सबसे बड़ा सीक्रेट और फार्मूला है। यह वो राज है जिसे हारने वाले नहीं जानते। जीतने वालों का महान राज यह है कि हार जीतने की इंस्पिरेशन देती है, इसलिए उन्हें हार से डर नहीं लगता। मैं फ्रैंक टार्केंटन के शब्दों को एक बार फिर से दोहराना चाहता हूं। जीतने का मतलब है हार से न डरना। फ्रैंक टार्केंटन जैसे लोग हारने से इसलिए नहीं डरते क्योंकि वे जानते हैं कि वे कौन हैं। वे हारने से नफरत करते हैं इसलिए वे जानते हैं कि हार उन्हें सिर्फ ज्यादा बेहतर बनाने के लिए मोटिवेट कर सकती है। हारने से डरने और हारने से नफरत करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। ज्यादातर लोग पैसा गंवाने से इतना ज्यादा डरते हैं कि वे हार जाते हैं। वे डुप्लेक्स के कारण ही दिवालिया हो जाते हैं। फाइनेंशियल रूप से वे जीवन में बहुत ज्यादा सेफ गेम खेलते हैं और बहुत छोटे स्केल पर खेलते हैं। वे बड़े घर और बड़ी कारें तो खरीद लेते हैं, पर वे बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करते। वो मेन कारण जिसके कारण 90% अमेरिकी जनता पैसे के लिए स्ट्रगल करती है, वो ये है कि वे हार से बचने के लिए खेलते हैं, वे जीतने के लिए नहीं खेलते। वे अपने फाइनेंशियल प्लानर्स, अकाउंटेंट्स या स्टॉक ब्रोकर्स के पास जाते हैं और एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो खरीद लेते हैं। ज्यादातर के पास सीडी, कम इनकम वाले बॉन्ड, फ्रांसिस म्यूचुअल फंड्स और बहुत कम स्टॉक्स में बहुत सा कैश जमा होता है। ये एक सिक्योर और समझदारी से बनाया गया पोर्टफोलियो होता है, पर यह जीतने वाला पोर्टफोलियो नहीं होता। ये उस आदमी का पोर्टफोलियो होता है जो हार से बचने के लिए खेल रहा है। मुझे गलत मत समझिए, शायद ये 70% पॉपुलेशन से बेहतर पोर्टफोलियो होता है और यह डरावना है, क्योंकि पोर्टफोलियो ना होने से बेहतर है सेफ पोर्टफोलियो होना। यह किसी ऐसे आदमी के लिए बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो होता है जो सेफ्टी को पसंद करता है, पर सेफ गेम खेलने और बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो वो तरीका नहीं है जिससे सक्सेसफुल इन्वेस्टर अपना गेम खेलते हैं। अगर आपके पास कम कैपिटल है और आप अमीर होना चाहते हैं तो पहले तो फोकस्ड हो जाएं, बैलेंस्ड नहीं। अगर आप किसी सक्सेसफुल आदमी को देखेंगे तो शुरुआत में वे बैलेंस नहीं होते। बैलेंस्ड लोग कहीं नहीं जा पाते, वे एक ही जगह पर बने रहते हैं। प्रोग्रेस करने के लिए आपको पहले अनबैलेंस्ड होना पड़ता है। इसे देखने के लिए आप अपने चलने की प्रोग्रेस को देखें। थॉमस एडिसन बैलेंस्ड आदमी नहीं थे, वे फोकस्ड थे। बिल गेट्स भी बैलेंस नहीं थे, वे फोकस्ड थे। डोनाल्ड ट्रंप फोकस्ड थे। जॉर्ज सोरोस फोकस्ड थे। जॉर्ज पैटन ने अपने टैंकों को फैलाया नहीं, उन्होंने उन्हें फोकस्ड किया और जर्मन लाइन के कमजोर ठिकानों को उड़ा डाला। फ्रांसीसियों ने मैजेनॉट लाइन में अपने आर्मी को फैलाया था और आप जानते ही हैं कि उनके साथ क्या हादसा हुआ था।
अगर आप में अमीर बनने की इच्छा है तो खुद को फोकस्ड कर लें। अपने बहुत से अंडों को सिर्फ कुछ बास्केट में रख लें। वो न करें जो गरीब और मिडिल क्लास लोग करते हैं, वे बहुत कम अंडों को बहुत से बास्केट में रखते हैं। अगर आप हार से नफरत करते हैं तो सेफ खेलें। अगर हारने से आप कमजोर हो जाते हैं तो सेफ खेलें और बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट का रास्ता चुनें। अगर आपकी उम्र 25 साल से ज्यादा है और आप रिस्क उठाने से डरते हैं तो बदले नहीं बल्कि सेफ खेलें, पर इसकी शुरुआत जल्दी करें। अपने अगले अंडे को जल्दी ही इकट्ठा करना शुरू कर दें क्योंकि इसमें समय लगेगा। पर अगर आपके पास आजादी के सपने हैं, रैट रेस से बाहर निकलने का इरादा है, तो आपको खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, मैं किस तरह फेलियर का सामना करूंगा? अगर नाकामयाबी से आपको जीतने की इंस्पिरेशन मिलती है तो शायद आपको कोशिश करनी चाहिए, पर सिर्फ शायद। अगर हार आपको कमजोर बना देती है या आप पर मेंटल प्रेशर डालती है, उस बिगड़े नवाब की तरह जो हर बार कोई चीज गलत होने पर मुकदमा दायर करने के लिए वकील को ढूंढता है, तो सेफ गेम ही खेलें। अपना जॉब करते रहें, बॉन्ड या म्यूचुअल फंड खरीदें, पर याद रखें कि इनमें भी रिस्क होता है, हालांकि ये ज्यादा सेफ होते हैं। मैं सब इसलिए कह रहा हूं और टेक्सास और फ्रांट टार्केंटन का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि असेट वाले कॉलम को बढ़ाना आसान है। ये कम बुद्धि का खेल है। इसमें बहुत ज्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं है। 5th क्लास का मैथ्स स्टूडेंट भी ये कर सकता है। पर असेट वाले कॉलम को तेजी से बढ़ाना बहुत ज्यादा बुद्धि का खेल है। इसमें हिम्मत, धीरज और हार झेलने की ताकत की जरूरत है। हारने वाले हार से बचते हैं, जबकि फेलियर हार को जीत में भी बदल सकती है। अलेमों को याद रखें। कारण नंबर 2, सनकीपन का सामना करना। आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। हम में से ज्यादातर लोग उस छोटे मुर्गे की कहानी जानते हैं जो आसमान गिरने की चेतावनी देता हुआ अपने अड्डे में दौड़ रहा था। हम इस तरह के बहुत से लोगों को जानते हैं, पर हम सबके अंदर एक ऐसा ही छोटा मुर्गा होता है। और जैसा मैंने पहले ही कहा है कि सन के आदमी दरअसल छोटे मुर्गे की तरह नहीं है। हम सभी में एक छोटा मुर्गा होता है जो तब उभर कर सामने आता है जब हमारे विचारों पर डर और डाउट हावी हो जाते हैं। हम सभी के मन में डाउट होता है, मैं स्मार्ट नहीं हूं, मैं बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हूं, फलाना आदमी मुझसे बेहतर है। हमारे डाउट्स अक्सर हमें इनएक्टिव कर देते हैं। हम क्या होगा वाला खेल खेलते हैं। क्या होगा अगर मेरे इन्वेस्ट करने के बाद इकोनॉमी धराशायी हो जाए, या क्या होगा अगर मेरा समय खत्म हो जाए और मैं पैसा वापस न चुका सकूं। क्या होगा अगर घटनाएं मेरे प्लान के हिसाब से न हों। या हमारे कई ऐसे दोस्त या पहचान वाले भी हो सकते हैं जो हमें अपनी कमजोरियों की याद दिला सकते हैं, चाहे हमने उनसे सलाह मांगी हो या नहीं। वे अक्सर कहते हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम ये कर सकते हो, या अगर ये इतना ही बढ़िया होता तो हर कोई ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, या फिर ये कभी कामयाब हो ही नहीं सकता, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो।